बहरहाल बिलावल 3 दिन तक रहे आज़ाद कश्मीर में और मुजफ्फराबाद में जलसा किए बगैर या कोई कॉर्नर मीटिंग किए बगैर मुजफ्फराबाद से वो वापस आ गए बिलावल। हो सकता है दोबारा चले जाएं, कोई एस्टेब्लिशमेंट से इजाज़त मिल जाए। लेकिन जो इन्फॉर्मेशन आ रही है वो ये आ रही है कि लोगों में गर्मजोशी कोई नहीं है और आज़ाद कश्मीर के लोग इन इंतखाबात में बिल्कुल दिलचस्पी नहीं ले रहे। और बिलावल को इस बात का भी आइडिया है कि लोगों की तरफ से रद्द-ए-अमल आ सकता था। बहुत मुमकिन है किसी जगह पे कोई बंदोबस्त किया जाए, कोई माहौल बनाया जाए और वहां पे बिलावल जरदारी को हेलीकॉप्टर के जरिए से उतार कर कोई एक इंडोर किस्म का या एक मखसूस बंद माहौल के अंदर सिक्योरिटी के हिसार में एक आधा जलसा और करवा दिया जाए बिलावल का, ताकि पीपल्स पार्टी को कश्मीर में हुकूमत बनाकर दी जा सके। लेकिन अभी ऐसा कुछ दिखाई नहीं दे रहा। देखिए पीएमएलएन तो आई नहीं मैदान में। नवाज शरीफ जिनके बारे में कहा जाता है पाकिस्तान का 3 दफा वजीर आजम भी हो रहे हैं, उनके बारे में कहा जाता है उससे बड़ा लीडर कोई नहीं है, तो नवाज शरीफ आज़ाद कश्मीर में आ भी नहीं सके। इससे पहले वो गिलगित बल्तिस्तान में आए नवाज शरीफ साहब, लोगों ने बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं किया और मियाँ साहब को गिलगित बल्तिस्तान का दौरा अधूरा छोड़कर जाना पड़ा। अब मियाँ साहब जो है वो आज़ाद कश्मीर आ ही नहीं पा रहे। नवाज शरीफ को इस वक्त कंपेन के लिए आज़ाद कश्मीर जाना चाहिए था। कुछ अर्सा पहले उन्होंने आज़ाद कश्मीर के लोगों से मुलाकात की, जब टिकटों की तकसीम हो रही थी तब भी उन्होंने बातचीत की और मियाँ नवाज शरीफ ने आज़ाद कश्मीर के लोगों को कहा कि मैं खुद आऊंगा आपकी कंपेन चलाने के लिए। अब वो बार बार बुला रहे और मियाँ साहब किधर गायब हैं, किसी को कुछ पता नहीं। मियाँ साहब आज़ाद कश्मीर कंपेन के लिए जाने की बजाय इधर उधर की गेम कर चुके हैं और मियाँ साहब नहीं जा रहे आज़ाद कश्मीर, क्योंकि उन्हें आइडिया है कि वहां पे लोग टमाटर मारेंगे या वहां पे लोग ऐसी बेइज्जती करेंगे या पब्लिक रिस्पॉन्ड नहीं करेगी तो एक नई मुसीबत बन जाएगी। सिक्योरिटी इश्यूज हैं, बिलावल भी आ गए, हो सकता है बिलावल को दोबारा मौका मिल जाए क्योंकि बिलावल को वहां पे हुकूमत भी बनाकर देनी है। फजलुर रहमान साहब के हवाले से जो एक उनकी और एस्टेब्लिशमेंट की नूरा कुश्ती चल रही है वो अभी जारी है। देखिए मैं नूरा कुश्ती उसको क्यों कह रहा हूं, उसकी वजह यह है कि फजलुर रहमान साहब ने अभी तक फॉर्म 47 पर मिलने वाली जो जाली नशिस्तें हैं वो वापस नहीं की। ना उन्होंने एमएनए की सीटें छोड़ी हैं जो उनको जाली दी गई फॉर्म 47 पे, ना उन्होंने सेनेटर्स की वो सीटें छोड़ी हैं जो जाली सीटों के जरिए से उनको मिली, और ना उन्होंने सूबाई असम्बली की सीटें छोड़ी हैं, और ना ही फजलुर रहमान साहब ने वो मखसूस नशिस्तें वापस की हैं जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से माले गनीमत के तौर पर छीन कर इस जाली सरकार ने और एस्टेब्लिशमेंट ने फजलुर रहमान साहब को तोहफे में दी थी। तो फजलुर रहमान साहब अगर तो वो चाहते हैं कि ये समझा जाए, ये मान लिया जाए कि फजलुर रहमान साहब एंटी एस्टेब्लिशमेंट हैं, तो फिर फजलुर रहमान साहब को फौरी तौर पे वो तमाम चीजें वापस करनी होंगी जो एस्टेब्लिशमेंट ने तोहफे के तौर पे फजलुर रहमान साहब को दी हुई हैं। चीजें वापस करें ताकि लोग ये समझें कि फजलुर रहमान साहब इनकलाबी हो चुके हैं। लेकिन अगर इमरान खान का मुकाबला करना है तो फजलुर रहमान को बहुत लंबा सफर तय करना पड़ेगा। हो सकता है आजकल में फजलुर रहमान पे कोई मुकदमा दर्ज कर दिया जाए, हो सकता है गिरफ्तार कर लिया जाए, हो सकता है थोड़ा प्रेशर डाला जाए और फजलुर रहमान को हीरो बनाने की कोशिश की जाए मजीद। लेकिन लोग पता कब मानेंगे? लोग तब मानेंगे जिस दिन फजलुर रहमान को और उनके सारे भाइयों को नाअहल कर दिया जाएगा, उनके बेटे को इलेक्शन के लिए नाअहल कर दिया जाएगा, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी में 15-20 हज़ार लोगों को इकट्ठा गिरफ्तार कर लिया जाएगा, कोई 35-40 हज़ार अफराद के ऊपर FIRs हो जाएंगी, जिस दिन फजलुर रहमान पे 300 मुकदमा दर्ज हो जाएंगे, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की फैमिली को गिरफ्तार कर लिया जाएगा, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी के कारकुनान 8-8, 10-10 हज़ार की तादाद में पकड़ के जेलों में भर दिए जाएंगे, जिस दिन फजलुर रहमान साहब की पार्टी के लोगों को जबरी तौर पर गुमशुदा किया जाएगा, उनकी पार्टी का इंतखाबी निशान छीन लिया जाएगा, उनकी पार्टी की रजिस्ट्रेशन खत्म कर दी जाएगी और उनकी पार्टी के लोगों को अगवा करवा के उनसे बयान दिलवाए जाएंगे कि मेरा फजलुर रहमान साहब की पार्टी से या फजलुर रहमान से कोई ताल्लुक नहीं है, पाक फौज जिंदाबाद। जब इस किस्म के बयानात आएंगे तो फिर हमें लगेगा कि शायद अब फजलुर रहमान साहब इमरान खान साहब वाले रास्ते पे चल रहे हैं या वो इनकलाबी बनने जा रहे हैं। जिस दिन फजलुर रहमान समेत उनकी सीनियर क़यादत सारी की सारी जेल में चली जाएगी ना, जब फजलुर रहमान साहब को जेल में बिल्कुल ऐसे रखा जाएगा जैसे एक कैद तन्हाई है, फजलुर रहमान साहब किसी को मुलाकात नहीं कर पाएंगे, ना उनकी आप तस्वीर देख पाएंगे, ना आप उनकी वीडियो देख पाएंगे, ना आप फजलुर रहमान साहब का कोई आवाज़ सुन पाएंगे, तो फिर ऐसा महसूस होगा कि जैसे फजलुर रहमान साहब अब इनकलाब के रास्ते पे चले। तो फजलुर रहमान साहब के लिए मशवरा यह है कि ये बहुत लंबा और कठिन सफर है, आपसे नहीं होगा। आपने बड़ी पुरसाइश जिंदगी गुजारी है, आप स्टेटस को का हिस्सा है, आपके बड़े अच्छे ताल्लुकात हैं सबसे, आप ताल्लुकात बनाकर रखें, लोग आपकी बातों में नहीं आएंगे। ये नूरा कुश्ती कुछ भी नहीं बेचती। अगर आपने इमरान खान बनना है तो इमरान खान वाली कुर्बानियां आपको देनी पड़ेंगी। नंबर 2, अगर आप ये कहते हैं कि आप इनकलाबी बन गए हैं तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से दिए गए तोहफे यानी फॉर्म 47 की सारी सीटें, चाहे वो सेनेट की हैं, कौमी असम्बली की हैं, सूबाई असम्बली की हैं या मखसूस नशिस्तें हैं, वो सारी नशिस्तें आप वापस करें और साथ ही साथ आप 26वीं और 27वीं आईनी तरमीम के लिए और पाकिस्तान में रजीम चेंज ऑपरेशन करने के लिए इमरान खान साहब से और पूरी कौम से
माफी मांगे, तो फिर तो फजलुर रहमान साहब बात बन जाएगी। देखिए, फजलुर रहमान साहब की जगह जो असल में बंदा लड़ाई लड़ गया ना, वो जावेद हाशमी साहब है। जावेद हाशमी साहब को गिरफ्तार किया गया। 79 साल उनकी उम्र है, यानी 80 साल के होने वाले हैं। उनकी सालगिरह का दिन था, और जिस दिन उनकी सालगिरह थी उस दिन जावेद हाशमी साहब को उनके घर से गिरफ्तार किया गया। यह आदमी वाकई अपने जमीर का कैदी है, यह वाकई एस्टेब्लिशमेंट का बागी है और मुजामत का एक मीनार है जावेद हाशमी। आप देखें ना, नवाज शरीफ कितना बदकिस्मत है। इस आदमी ने, नवाज शरीफ जब मुल्क छोड़ के चला गया डील करके परवेज मुशर्रफ से, तो यह आदमी तब भी डटा रहा, ये खड़ा रहा नवाज शरीफ के साथ, इसने लंबी जेलें काटी। लेकिन आज उसी नवाज शरीफ की बेटी की हुकूमत है पंजाब में, और भाई की हुकूमत है वफाक में, और उसी जावेद हाशमी को उसके घर से गिरफ्तार किया जाता है। कमाल नहीं कर दिया नवाज शरीफ ने, नवाज शरीफ की बेटी ने और उसके भाई ने। ये बेफैज खानदान है। ये कल को अभी ये बाजवा के खिलाफ बोलते हैं, इससे पहले औरों के खिलाफ बोलते थे, मुशर्रफ के साथ डील की, फिर मुशर्रफ के खिलाफ बोलते रहे, अभी ये कल को आसिम मुनीर के खिलाफ भी बोलेंगे। आजकल तो ये हर वक्त ये कहते हैं ना, आसिम मुनीर ये हैं वो हैं, कल को ये आसिम मुनीर के खिलाफ भी बोलेंगे, आप ये याद रखिएगा। जावेद हाशमी साहब ने जो आखिरी ट्वीट किया, वो ट्वीट जावेद हाशमी साहब का जर्नैलों के बारे में था, और उन्होंने कुछ मिसालें देकर याया खान की या बाकी जर्नैलों की उन्होंने बताया किस तरीके से पाकिस्तान को तबाह बर्बाद किया गया, और उन्होंने कहा कि आज भी उसी रास्ते पे आप लोग चल रहे हैं। तो उसके बाद अचानक से फिर गिरफ्तारी के लिए सारा सिस्टम मुतहर्रिक हो गया, और बिलाखिर जावेद हाशमी साहब को गिरफ्तार कर दिया गया। अगर कोई इस वक्त इनकलाबी है तो जावेद हाशमी है, मौलाना फजलुर रहमान नहीं है। 1000 मौलाना फजलुर रहमान निकलते हैं एक जावेद हाशमी में से, और जावेद हाशमी अपने मुंह से कह चुके हैं कि जो तकलीफें और जेल इमरान खान ने काटी है मैंने कभी नहीं काटी, या इतनी तकालीफ तो हमने भी कभी नहीं देखी। नाज़रीन, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। लगे हाथों में आपको बता देता हूं कितना इजाफा किया गया, कैसे इजाफा किया गया। एक नया फॉर्मूला लेकर आई है हुकूमत। एक तो जो डीजल है उसकी कीमत में इजाफा किया गया 31 रुपए से जायद, और पेट्रोल 5.5 रुपए। तो 31 रुपए से जायद डीजल की कीमत में इजाफा किया गया उस वक्त जब किसान को डीजल की जरूरत होती है। बहरहाल इन्होंने इजाफा कर दिया और आम आदमी की कमर में एक और छुरा घोंप दिया। लेकिन एक नया काम भी किया इन्होंने किया यह कि अब रोजाना की बुनियाद वाला फार्मूला है। यानी पहले तो यह होता था ना कि 15 दिन के बाद पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम होंगी या ज्यादा होंगी तो उसका फैसला हो जाता था, लेकिन अब रोजाना की बुनियाद पर यह फैसला हुआ करेगा। यानी आज पेट्रोल की कीमत बढ़ाई है, कल थोड़ी सी कम करके परसों फिर बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं, फिर बढ़ा सकते हैं। तो रोजाना की बुनियाद के ऊपर ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और ये करते हुए उन्होंने कहा जी हमने अवाम के ऊपर कोई बोझ नहीं डाला। और जब ये वुजरा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे ना, तो उस वक्त सामने जो लोग बैठे हुए थे वुजरा की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, उनकी शक्लें सहाफी भी नहीं पहचानते। आप अंदाजा करें कि 2 वजीरों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और यहां पे अली परवेज मलिक थे और अता तारड़ थे। ये 2 लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, और इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने ऐसे लोग बैठे हुए हैं जिन्हें कोई पहचानता ही नहीं है, यानी उनमें से कोई जर्नलिस्ट नहीं है। इस्लामाबाद के जर्नलिस्ट से मैंने पूछा, मैंने कहा ये कौन लोग हैं? उन्होंने कहा यार पता नहीं, ये कोई मुलाजिम है किसी महकमे के, इनको लाके यहां बैठा दिया है, और सहाफियों के बगैर ही इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस खड़का दी है। यानी अब ये सहाफियों से भी डरना शुरू हो गए, इनके ये हालात हो गए। तो अपने चंद बंदे छोटे मोटे बुला के तो इन्होंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी, जनाब अब रोजाना की बुनियाद के ऊपर हम पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ाएंगे, आम आदमी के ऊपर हम बोझ नहीं डाल रहे। ये एक तरफ दावा, और दूसरी तरफ लेवी कितनी है? 80 रुपए। 80 रुपए तो इजाफी लेवी वसूल कर रहे हैं, बाकी टैक्सेस अलग है, और कह रहे हैं कि हम आम आदमी पे बोझ नहीं डाल रहे टैक्सों का। तो ये क्या डाला हुआ है अपने आम आदमी के ऊपर? तो अब ये करेंगे ये कि आलमी मंडी में जैसे ही थोड़ी सी कीमत बढ़ेगी ना, उसी दिन पाकिस्तान में बढ़ा देंगे, और जैसे ही आलमी मंडी में कीमत कम होगी ना, तो ये कहेंगे जी 15 दिन बाद पेट्रोल आएगा, हम कम करेंगे। यानी 1.5 महीने का स्टॉक हमारे पास पड़ा हुआ है। तो ये करेंगे वही जो ये पहले से करते आए, कीमत बढ़ानी है तो एकदम बढ़ाएंगे, कम करनी है तो बहुत दिन बाद कम करेंगे, और आवाम की जेब के ऊपर डाके डालेंगे। रोजाना की बुनियाद पे इसलिए कर रहे हैं कि जब ये 15 दिन बाद करते हैं ना तो खबर बन जाती है। रोजाना करेंगे तो आहिस्ता आहिस्ता लोग आदी हो जाएंगे कि यार ये तो रोज का काम है, ये कभी बढ़ा देते हैं कभी कम कर देते हैं, तो हम इसके ऊपर क्या खबर करें। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला इसीलिए ये लेकर आए हैं कि खबर ना बने, पैसा ज्यादा इकट्ठा हो, और पेट्रोल की कीमत जब कम करें तो वो देर से करें, और जब बढ़ाएं तो वो फौरी तौर पे बढ़ाएं। मुराद सईद का एक ट्वीट आया नाजरीन, उसमें जो लुब्बे लुबाब है ना वो ये है कि हम ये समझते थे कि इस वक्त जो हुकूमत बनी हुई है खैबर पख्तूनख्वा में, सवेल अफरीदी की या मीना खान अफरीदी या बाकी लोग जितने भी हैं, शाहिद खटक वगैरह, ये सब लोग, ये मुराद सईद की टीम है, हमें ये लगता था। लेकिन आज मुराद सईद ने एक जुमले में ये बात क्लियर कर दी कि उनका इनसे कोई राब्ता नहीं है, और जो गिले शिकवे उन्होंने किए हैं अपने इलाके की एक यूनिवर्सिटी कैसे ज़मीन पे कब्जा हुआ, किस तरह वो छुड़वाया गया, कैसे वहाँ पे मिलिट्री आके बैठ गई, वो सारी चीज़ें, और किस तरह जर्नैल उन पे दबाव डालते रहे कि जनाब आप ठेका हमें दे दें। रिटायर्ड जर्नैल उन्हें कहते रहे जी ठेका आप हमें दें,
और हम बड़े अच्छे तरीके से करेंगे। तो मुराद सईद ने कहा जी ये तो मेरा काम ही नहीं है, ये तो कानून और आइन के मुताबिक होगा। लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान में सारा कुछ उन्हीं के लिए है जिनके पास डंडा है। मिसाल के तौर पे ये पीआईए वाली मिसाल मैं आपको दे देता हूं, ये बड़ी इंटरेस्टिंग है। पीआईए के जिम्मे 4.5 अरब रुपए के टैक्स और जुर्माने और सरचार्ज माफ कर दिए गए। आप देखें कैसा मजा आ रहा है ना आपको। 10 अरब रुपए का पीआईए पहले बेचा, 14 अरब रुपए से जायद की प्रॉपर्टी साथ दे दी, और अब उसके 4.5 अरब रुपए के जुर्माने, टैक्सेस और जो सरचार्ज हैं वो भी माफ कर दिए गए। तो देखें ना, जब आप किसी को तोहफा देते हैं तो ऐसे देते हैं। फौजी फाउंडेशन और उनके दीगर साथी पीआईए को ले गए। अब जब से उन्होंने लिया है पीआईए पे नवाजिशात, अनायात सब कुछ उनको दिया जा रहा है। और बाकी एयरलाइंस इसका मुकाबला कैसे करेंगी? ये भी एक प्राइवेट एयरलाइन है, बाकी भी प्राइवेट एयरलाइंस है, तो वो कैसे इसका मुकाबला करेंगी? ये सवाल तो अपनी जगह पे अभी तक खड़ा है। नाज़रीन, अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।